हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ ही सबके कॉन्सेप्ट्स भी देखते हुए चलेंगे। तो इससे पहले अगर आपने एटॉमिक माइंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने और भी बहुत ढेर सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप उसे देख भी सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी होगी, आप चैनल पे विजिट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पूछा है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन करवाना है, मतलब कि हर एक हाइड्रोजन को हटा करके वहां पे क्लोरीन ऐड करना है और उससे पता करेंगे कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे CH3 है, तो इसे एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे क्लोरीन लगाते हैं। तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH2 और ये CH2 Cl। ये एक आइसोमर बन गया। इसके अलावा उसके बाद हम यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन लगा सकते हैं। तो उसमें क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH CH CH3 और यहाँ पे क्लोरीन आ गया। थर्ड क्या बन सकता है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसे हटा करके क्लोरीन लगा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, CCl और यहाँ पे 2 CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 CH3। उसके बाद फोर्थ है कि ये दोनों CH3 तो सेम ही है, तो मतलब किसी एक CH3 से हाइड्रोजन हटा करके वहां पे क्लोरीन लगा देंगे तो वो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे Cl2 CH2 Cl और यहाँ पे CH3, उसके बाद CH2 CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन भी एक। तो इससे देखो यहाँ पे कि 4 प्रोडक्ट तो बन चुके हैं ऐसे। अब लेकिन इसमें अगर कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा तो उसके एक और स्टीरियो आइसोमर बनता है। तो पहला वाला कंपाउंड देखो, इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर मतलब जिस कार्बन की ऐसी वैलेंसी जो 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूट से पूरी हो रही हो। तो जैसे इसमें कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसमें कि 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे ये एक कायरल कार्बन है क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से पूरी हो रही है। पहली वैलेंसी इस पूरे ग्रुप से पूरी हो रही है, दूसरी CH3 से, तीसरी Cl से और चौथी हाइड्रोजन से। तो ये एक कायरल कार्बन है। अब ये एक कायरल कार्बन है तो इसका एक स्टीरियो आइसोमर भी पॉसिबल होगा, इसीलिए यहाँ पे 2 आइसोमर पॉसिबल हो जाएंगे, इसके एक ही आइसोमर होगा। और यहाँ पे भी देखो, इसका कोई यहाँ पे कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कार्बन नहीं है जहाँ जिसकी वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट हो रही हो। जैसे इस वाले कार्बन को अगर देखो तो यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 है, तो इसका मतलब कि ये कायरल कार्बन नहीं है, तो इसका भी स्टीरियो आइसोमर एक ही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है क्योंकि इसकी एक वैलेंसी CH2Cl, दूसरी CH3, तीसरी CH2CH3 और चौथा हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन एक कायरल कार्बन होगा। तो फिर इसकी भी 2 आइसोमर पॉसिबल होंगे। तो अब हम टोटल कर लेते हैं, 1 + 2 + 1 + 2, टोटल 6 आइसोमर पॉसिबल है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो 6 ऑप्शन बी में दे रखा है, इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर फॉर द साइक्लिक ईथर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O। अब देखो, इसको निकालने से पहले हम इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड तो नहीं आ रहा है। क्योंकि हमें साइक्लिक पूछा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक साइक्लिक तो होगा जरूर, लेकिन अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो फिर हमें अलग से आइसोमर्स बनाना पड़ेगा।
तो फिर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका कितना आता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला होता है कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन बाई 2। अब इसमें कार्बन 4 प्रेजेंट है तो 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन 8 है, 8/2। ये आ गया 5 - 4 = 1। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, इसका मतलब बस इसमें एक साइकिल प्रेजेंट होगी, रिंग एक रिंग प्रेजेंट होगी और इसके अलावा डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। अगर यही 2 आता तो मतलब एक साइकिल एक रिंग प्रेजेंट होती, लेकिन यहाँ पे बस केवल एक साइकिल ही प्रेजेंट होगी। तो चलो बनाते हैं C4H8O के लिए कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो सबसे पहला आइसोमर देखो, सबसे पहले हम एक 4 मेंबर्ड की रिंग बना लेंगे क्योंकि ईथर है तो इसमें ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। उसके बाद 3 कार्बन हो गए, हमें 4 कार्बन को बनाना है तो एक कार्बन बचा है तो CH3 लगा देंगे। उसके बाद दूसरा क्या बन सकता है कि ये CH3, यहाँ पे तो हमने कार्बन के पास में बनाया था, हाँ, ऑक्सीजन के पास में है, लेकिन दूसरे में क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ लगा सकते हैं, तो ये दूसरा कंपाउंड हो जाएगा। अब थर्ड क्या बना सकते हैं, एक 5 मेंबर्ड की रिंग बना सकते हैं। और फोर्थ क्या हो सकता है, एक 3 मेंबर्ड की रिंग। उसके बाद 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन अभी भी बचा हुआ है तो उसको हम ऐसे लगा सकते हैं, CH3 CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये एक मीसो कंपाउंड हो जाएगा क्योंकि इसमें बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना, तो ये एक मीसो कंपाउंड हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ क्या है कि हम एक 3 मेंबर्ड की रिंग बना सकते हैं। उसके बाद जो दोनों कार्बन बचे हैं उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि दोनों कार्बन एक ही कार्बन पे लग जाए, ऐसा हो सकता है, ये सिक्स्थ हो गए। और सेवेंथ क्या बना सकते हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, जैसे एक CH3 ऐसे लगा दें, दूसरा CH3 ऐसे लगा दें, ये सेवेंथ हो गए। अब देखो इसमें अगर किसी में कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा तो उसके स्टीरियो आइसोमर भी प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहला कंपाउंड ये है हमारे पास। इसमें देखते हैं कि कोई कार्बन है जिसकी वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से है पूरी हो रही हो, तो ये कार्बन है जो कि कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे दो स्टीरियो आइसोमर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा क्योंकि इसकी ये भी वैलेंस, इधर भी जो कंपाउंड लगा हुआ है उसके अपोजिट साइड भी इधर भी वही कंपाउंड लगा हुआ है, इसलिए ये कायरल कार्बन नहीं होगा। थर्ड है हमारे पास, इसमें भी कोई कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। फोर्थ में भी कोई कायरल कार्बन नहीं है, ये तो मीसो कंपाउंड है, मीसो में कायरल कार्बन नहीं होता है। फिफ्थ में देखो अगर ये वाले कार्बन को ध्यान से देखते हैं तो ये एक कायरल कार्बन होगा क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग कंपाउंड ग्रुप से प्रेजेंट है, यहाँ पूरी हो रही है। जैसे इधर ऑक्सीजन लगा है, इधर कार्बन लगा है, इधर CH2 CH3 लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये भी कायरल कार्बन होगा। यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं प्रेजेंट होगा, सिक्स्थ में भी और सेवेंथ में भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी कायरल कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो जैसे एक ऑक्सीजन से पूरी है, दूसरी CH3 से पूरी है, तीसरी CH3, तो ये भी हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 7 थे, उसके बाद यहाँ से 8 9 और ये एक 10। तो टोटल आइसोमर कितने हो गए, 10 आइसोमर। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि among the given compound 1 2 to 3 the correct order of bond dissociation energy of CH bond marked with star is। तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछा हुआ है, CH बॉन्ड की क्या होगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो हम देखो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है। तो sp हाइब्रिडाइज में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होता है, 50%। और sp2 में 33.3% और sp3 में होता है
25%। तो इसमें देखो जो सेकंड वाला है इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्या है, तो सेकंड हो जाएगा सबसे ज्यादा। ये ए और डी गलत ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद किसका है 33%, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, सेकंड, फर्स्ट, फिर लास्ट में थर्ड। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। यहाँ पे लिस्ट वन में मिक्सचर गिवन है और मेथड ऑफ सेपरेशन गिवन है कि उसे कैसे सेपरेट किया जा सकता है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले है CHCl3 और एनिलीन गिवन है। अब इसको सिंपल डिस्टिलेशन से ये आपको याद करना पड़ेगा कि जो अगर क्लोरोफॉर्म और एनिलीन एक साथ गिवन है तो इसको हम किससे सेपरेट करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन से। उसके बाद क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। यू हैव टू लर्न ऑल दिस पॉइंट। ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंड लाइन, अब इसे सेपरेट करने के लिए रिड्यूस्ड प्रेशर यूज करते हैं। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर मतलब 1। और एनिलीन वाटर, इसे स्टीम से हम करते हैं। तो मतलब ए का 4 हो गया, ए का थर्ड गलत, ए का थर्ड गलत, ए का 4 हो सकता है और डी में भी ए का 4। उसके बाद बी का कितना है, थर्ड है, बी का थर्ड दोनों में दे रखा है। फिर उसके बाद ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंड लाइन, इसमें फर्स्ट गिवन है तो सी का फर्स्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर। अब सिस ट्रांस आइसोमर वही ग्रुप शो करते हैं जिसमें ईच कार्बन की वैलेंसी, जो इसमें दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी, एक सेम ग्रुप होना चाहिए दोनों कार्बन में। जैसे ए सेम ग्रुप हो गए हैं तो ऐसा अगर कोई कंपाउंड है तो वो सिस ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं 1,1 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1,1 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन ऐसे आएगा। क्या इसमें सिस ट्रांस होगा, नहीं, इसमें तो डबल बॉन्ड ही नहीं है तो सिस ट्रांस कैसे लगाएंगे। सेकंड है 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखो ये 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन किस तरीके से आएगा, CH3 अब इसमें क्या होगा कि इसमें सिस ट्रांस तुम बना सकते हो कैसे, जैसे कि एक है, एक CH3 को तुम अबव द प्लेन दिखा दो और दूसरे CH3 को तुम बिलो द प्लेन बना दो, तो ये एक ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। और या तो फिर तुम दोनों को ही अबव द प्लेन या दोनों को ही बिलो द प्लेन दिखा दोगे तो वो सिस पोजीशन हो जाएगी, सिस पोजीशन हो जाएगी। इसका मतलब कि ऑप्शन बी तो करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है पेंट 1 ईन, इसका मतलब 5 कार्बन और फर्स्ट पोजीशन पे एल्कीन लगी हुई है, इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे जो कार्बन होगा उसकी दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, तो इसमें तुम सिस ट्रांस नहीं दिखा सकते हो। नेक्स्ट है 2 मिथाइल हेक्स 2 ईन। अब देखो 2 मिथाइल, अब यहाँ पे भी देखो जैसे यहाँ पे दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी थी, यहाँ पे दोनों वैलेंसी CH3 से पूरी है, तो इसका मतलब इसमें भी तो सिस ट्रांस नहीं दिखा सकते, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम दोनों CH3 में से एक CH3 को अबव द प्लेन और एक को बिलो करके ट्रांस पोजीशन बना सकते हैं, या दोनों को अबव द प्लेन करके हम सिस पोजीशन या दोनों को बिलो द प्लेन करके सिस पोजीशन बना सकते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड है कि लिस्ट 1 में आपको आयन गिवन है और लिस्ट 2 में ग्रुप नंबर इन कैटायन गिवन है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए का थर्ड हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम +2 ग्रुप 6th में आता है तो ए का, बी का 6th हो जाएगा। फिर सी Pb+2 ग्रुप 1 में आता है का 1 हो जाएगा और एल्युमिनियम +3 ग्रुप 3rd में आता है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा तो इसे जरूर याद कर लेना। फिर इसको देखो मिलाते हैं,
ए का थर्ड हो जाएगा, तो ए का थर्ड इसमें गिवन है, सब में ए का थर्ड गिवन है। उसके बाद बी का फोर्थ हो जाएगा, बी का फोर्थ इसमें गिवन है, तो ऑप्शन ए और बी गलत हो जाएगा, सी डी सही हो सकता है। फिर सी का फर्स्ट होगा, सी का फर्स्ट केवल डी ऑप्शन में दिया है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये कंपाउंड गिवन है, इसमें नंबरिंग अगर देखो हम फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी देखते हैं तो सबसे पहले नाइट्रो का आता है, फिर फ्लोरो का आता है, फिर एथाइल का आता है। लेकिन यहाँ पे हम नंबरिंग उसको करेंगे उस हिसाब से करेंगे जिससे कि सभी ग्रुप्स को कम नंबर मिले। तो अगर हम फ्लोरीन से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो इसमें देखो फ्लोरीन को तो एक, नाइट्रो को दो, और तीन, चार पोजीशन मिल गई एथाइल को, तो 4 + 2 + 1 कितना हुआ, 7। इसी के अगर दूसरी तरफ देखो कि जैसे कि मान लो हम नाइट्रो को 1 पोजीशन देते हैं, ठीक। अब हमें उसके बाद फ्लोरो को दूसरी पोजीशन देनी पड़ेगी, 2 3 4 5। अब देखो इसमें कितना आता है, 1 + 2 + 5, ये 8 आ गया। इसका मतलब पहले कितना आ रहा था, 7 आ रहा था, इसमें नंबरिंग ज्यादा हो गई है। इसलिए हम ये वाला ना दे करके हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे फ्लोरीन को, देन नाइट देन दूसरा नंबर नाइट्रो, और तीसरा नंबर जाएगा वो होगा C2H5 को। तो ये नंबरिंग इस हिसाब से करते हैं। नंबरिंग हो गई। अब IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले 4 पे क्या है, इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है नाइट्रो से और फ्लोरो से, तो 4 इथाइल, 1 फ्लोरो, 2 नाइट्रो, बेंजीन। तो ऑप्शन ए में भी यही गिवन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या गिवन है, टेस्ट, रिएजेंट गिवन है और रेडिकल आइडेंटिफाइड गिवन है। सबसे पहला है लेक टेस्ट। लेक टेस्ट एल्युमिनियम +3 के लिए किया जाता है, तो ए का कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फिर नेस्लर्स टेस्ट, नेस्टल नेस्लर्स टेस्ट अमोनिया के लिए किया जाता है, तो बी का फोर्थ हो जाएगा। पोटेशियम सल्फोसाइनाइड, ये आयरन +3 के लिए किया जाता है, और ब्राउन रिंग टेस्ट NO3 नेगेटिव के लिए किया जाता है, तो डी का 4 हो जाएगा। तो ए का थर्ड है, तो ए का थर्ड होगा, इसमें गलत है, ये भी गलत है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का 1, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है, methyl group attached to a positively charged carbon atom stabilizes the carbocation due to। अब देखो जैसे यहाँ पे कार्बोकेटायन है, इससे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए एक मोस्ट स्टेबल स्पीसीज ये बन जाएगी। अब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, CH2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या होगा कि बाहर निकलेगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड कार्बोकेटायन, यहाँ पे तो अब कार्बोकेटायन रहा नहीं, और यहाँ पे CH3 ये हो गया। तो ये इसकी वजह से जो हमारा कार्बोकेटायन है वो स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। Given below are two statements. The boiling point of three isomeric pentanes follows the order n-pentane, isopentane and neopentane. तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा हुआ है, तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर देखो ब्रांचिंग इंक्रीज कर रही है,
ब्रांचिंग इंक्रीज कर रही है तो सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। और अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगे वो भी डिक्रीज करते जाएंगे। तो सबका सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एन पेंटेन का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। उसके बाद आइसोपेंटेन का इस तरीके से। उसके बाद नियोपेंटेन का इस तरीके से। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ब्रांचिंग इंक्रीज करती जा रही है। और ब्रांचिंग इंक्रीज कर रही है इसका मतलब सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है। ये इतने में फैला हुआ था और ये उससे कम एरिया में फैला हुआ है। तो इसका मतलब सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फिर डिक्रीज करते जाएंगे, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका डिक्रीज करता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद आइसोपेंटेन का और सबसे कम नियोपेंटेन का होगा। तो स्टेटमेंट वन में तो यही बोला गया है कि एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर आइसो का, फिर नियो का। और स्टेटमेंट टू क्या दे रहा है कि व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन्स अ शेप ऑफ a sphere, this result in smaller surface area for contact, due to which the intermolecular forces between the spherical molecule are weak, therefore lowering the boiling point। अभी मैंने समझाया जो इसमें लिखा हुआ था। इसका मतलब स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट टू जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट नहीं, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन एमंग द फॉलोइंग इज। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखने के पहले सबसे पहले देखो रेजोनेंस कर देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या देख सकते हैं हम, हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर इंडक्टिव इफेक्ट देख सकते हैं। तो क्या किसी में रेजोनेंस हो रहा है? नहीं। तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है इसका मतलब हम फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन पहले के लिए देखे थे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अब इसमें देखो CH3 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन और 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है, मतलब 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। उसके बाद इसमें देखो तो 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और लास्ट वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 3 + 2 + 2 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब इसकी जो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन ये होगा। उसके बाद कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन होगा। उसके बाद कौन सा होगा? ए होगा। और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? सी वाला होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि मोस्ट स्टेबल, तो ऑप्शन डी ही मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। नेक्स्ट है कंपाउंड विथ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C16H14 हैज 2 टर्सरी कार्बन, इट्स IUPAC नेम। तो इससे सबसे पहले C6H14 का हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना पड़ेगा कि हमें कोई रिंग तो नहीं प्रेजेंट है या फिर कोई डबल बॉन्ड तो नहीं प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखो कार्बन कितना है 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 14/2, 7 - 7 = 0। इसका मतलब नो रिंग नो डबल बॉन्ड। तो अब टर्सरी कार्बन प्रेजेंट है, मतलब 6 कार्बन बनाना है, उसमें से 2 कार्बन जो होगा वो टर्सरी होगा। तो टर्सरी मतलब 3 अलग अलग कार्बन से ये जुड़ा होगा। तो ये एक मान लो हम टर्सरी कार्बन बना लिए, दूसरा एक ये भी टर्सरी कार्बन बना लिए। तो अब देखो इसकी कितने C6H14 कंप्लीट हुआ कि नहीं। यहाँ पे CH3 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 और यहाँ भी CH3, यहाँ पे एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करते हैं। तो कितना हो गया
1 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो 6 हो गए। अब हाइड्रोजन देख लो, 3 3 6 9 12 13 14, मतलब हाइड्रोजन भी 14 है और कार्बन 6 हो गए हैं। इसका मतलब यही हमारा कंपाउंड होगा। अब इसे इसका आईयूपीएसी नेम पूछा हुआ है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो आईयूपीएसी नेम कर जानने के लिए सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसा होगा? 1 2 3 4। अब 2 और 3 पे क्या है? मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। मिथाइल ग्रुप तो 2,3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन चेन के लिए ब्यूट होता है और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन लगा देंगे तो ब्यूटेन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट है, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। क्या है कि सॉलिड से डायरेक्ट ये वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड नहीं बन रहा है। द टेक्निक यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड सब्सटेंस बेस्ड ऑन द एवर प्रिंसिपल इज नोन एज। इसको क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर अपॉन हीटिंग विदाउट विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि सब्लिमेशन का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर। कपूर को आप जलाते हैं तो वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है। उसके बाद आयोडीन, अगर आयोडीन को भी जलाओगे तो वो वेपर में चला जाएगा। उसके बाद है ड्राई आइस। ड्राई ड्राई आइस को ही बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एग्जांपल्स हो गए सब्लिमेशन के। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि फॉर्म्स ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम अ होमोजेनियस सॉल्यूशन। ये क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं। तो अगर हम किसी होमोजेनियस सॉल्यूशन से क्रिस्टल्स को बनाते हैं तो उसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं तो वो वेपर, जब बॉईल करने के बाद वेपर बनता है फिर वो कंडेंस होकर के लिक्विड स्टेट में आता है तो उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हमें वाटर का किया जाता है, प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर प्राप्त करने के लिए, है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले वाटर को बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में। वाटर बॉईल हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब वेपर को हम ठंडा करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? फिर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो ये जो लिक्विड मिला ये डिस्टिल वाटर है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिस्टिलेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे तो डिस्टिलेशन भी नहीं हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? ये सेपरेशन टेक्निक होती है। इसमें आप किसी भी लिक्विड में अगर दो अलग अलग कंपाउंड मिले हुए हैं तो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर कि अगर सॉलिड से वेपर में जा रहा है तो वो सब्लिमेशन होगा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट सोल्यूशन ferrous ammonium sulfate, which of the following acid is added to prevent hydrolysis of Fe+2 ion? तो मोहर सॉल्ट क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। अब इसमें हम डाइल्यूट एसिड ऐड करते हैं, एडेड डाइल्यूट H2SO4 इसको बनाने के लिए। इससे क्या होगा कि ये मेंटेन करता है एसिडिक इन्वायरमेंट को, एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रखता है। दूसरा क्या है कि हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करता है। और थर्ड क्या होगा कि मिनिमाइज Fe+2 टू कन्वर्ट इनटू Fe+3 में, इसमें कन्वर्ट नहीं होने देता है। तो ये तीन काम क्या करता है कि अगर डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो वो करता है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड
करेक्ट, ऑप्शन डी इज हियर। अब यहाँ पे हम कंसंट्रेट क्यों नहीं ले सकते हैं? कंसंट्रेट इसलिए नहीं लेंगे कि जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट हो जाने देता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करने लगता है। और जो अगर हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस को भी नहीं प्रिवेंट कर पाता है, इसलिए यहाँ पे डाइल्यूट यूज किया जाता है। साथ में नाइट्रिक एसिड तो कहीं फॉर्मूले में दिख ही नहीं रहा है, तो नाइट्रिक एसिड नहीं लेंगे। और HCl भी कहीं नहीं है, क्लोरीन तो कहीं है ही नहीं, तो फिर HCl लेने से क्या ही फायदा, है ना? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीसीज इज लीस्ट बेसिक? बेसिसिटी पूछा हुआ है, तो अगर देखो बेसिक वही होगा कि जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इजिली डोनेट कर पाएगा, तो वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। और हमें पूछा है कि लीस्ट बेसिक क्या होगा, मतलब कि जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर कार्बन न्यूट्रल है तो ये इसमें भी इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ खींचेगा, बट क्या है कि अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सटेंट उसका ज्यादा होगा खींचने का अपनी तरफ। तो एक्सटेंट ज्यादा होगा मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर देने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, इसका मतलब उसकी बेसिसिटी घट जाएगी, है ना? यहाँ पे भी कार्बन न्यूट्रल है, यहाँ पे भी कार्बन न्यूट्रल है, बस ऑप्शन बी में क्या है, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब ये अपने नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, जिससे कि ये नाइट्रोजन वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ये बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं किसी को दिया जा सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो ये लीस्ट बेसिक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? इसको बोल सकते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अगर कोई कंपाउंड सिस ट्रांस शो कर रहा है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सबसे पहले है पेंट 1 इन, देखो 1 1 2 3 4 पेंट 1 इन। अब इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस इधर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर इसमें तो सिस ट्रांस होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कार्बन के दोनों ग्रुप ये तो अलग होने चाहिए। अगर यहाँ पे अगर ऐसे CH3 रहता तो यहाँ पे हो जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब कि इसमें नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। नेक्स्ट क्या है, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूट 2 ई, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो ब्यूट 2 इन 1 2, रुको पेन चेंज करें, 1 2 3 4 और 2 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल और ब्यूटीन सेकेंड पोजीशन पे, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या है कि ये चारों जो डबल बॉन्ड के दोनों साइड ग्रुप लगे हुए हैं सब CH3 लगे हुए हैं, इसका मतलब इसमें तुम सिस ट्रांस नहीं कर सकते, क्योंकि सिस ट्रांस होने के लिए अब देखो दोनों कार्बन पे एक ग्रुप सेम होने चाहिए और जो दूसरे ग्रुप हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे A हो सकता है A। अब इसमें तुम सिस ट्रांस देख सकते हो और इसको, लेकिन ये अलग होने चाहिए, ये दोनों भी A नहीं होने चाहिए, ये C होना चाहिए, ये D होना चाहिए, तभी सिस ट्रांस देख सकते हो। तो इसमें क्या है, सभी ग्रुप एक समान है, इसलिए B भी गलत हो जाएगा, A गलत था B भी हो गया। फिर 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, अब देखो इसके लिए 1 2 3 प्रोप 1 पे एल्कीन हो गया, मिथाइल सेकेंड पोजीशन पे। अब यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हमें एक तो यहाँ पे अलग चाहिए था तभी सिस ट्रांस हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसलिए यहाँ पे भी सिस ट्रांस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है 2 3 डाइमेथाइल हेक्स 3 इन, यहाँ पे सबसे पहले 6 मेंबर एक चेन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 मेंबर चेन हो गई। इसमें क्या है, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 थर्ड पे डबल बॉन्ड हो गया और 3 मिथाइल और 4 मिथाइल है। अब देखो कंपाउंड में अगर देखो तो हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं कि सिस बन जाए, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है और एथाइल ग्रुप 2 लगे हुए हैं और मिथाइल ग्रुप है। अगर इन दोनों मिथाइल को हम एक साइड कर देते हैं,
और एथाइल को एक साइड कर देते हैं, तो ये एक सिस पोजीशन बन जाएगी। और अगर इसमें से जैसे कि ये बना हुआ है, इसमें क्या बना हुआ है कि एक इथाइल एक साइड, दूसरा इसके अपोजिट, एक मिथाइल एक साइड, दूसरा इसके अपोजिट, तो ये एक ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन डी ही सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। The correct order for the rate of alpha beta dehydrohalogenation for the following compound is, इसमें अल्फा बीटा डिहाइड्रोजनेशन करवाना है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हैलोजन को निकालना है। तो देखो, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन और हैलोजन से को हम निकालते हैं, ये बन जाएगा। उसके बाद इस वाले कंपाउंड में यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इन दोनों को बाहर अगर निकालते हैं तो क्या बनेगा, देखो ऐसा बन जा रहा है। और लास्ट वाले में यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो हम सबसे पहले इस वाले हाइड्रोजन को अगर निकालते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बीच में आएगा जिसे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे ये बन जा रहा है। तो सबसे पहला वाला कंपाउंड ये बना हुआ है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखो कितना प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है और यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब जो सेकेंड वाला कंपाउंड है, फर्स्ट वाला ये वाला इसमें रेजोनेंस है, ये मोर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इन कंपेरिजन टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सेकंड वाला जो होगा इसकी रेट भी ज्यादा हो जाएगी। तो सेकंड की रेट सबसे ज्यादा हो जाएगी। मतलब सेकंड क्या है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले की रेट सबसे ज्यादा होगी। मतलब ए और बी गलत हो जाएगा। उसके बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन है थर्ड वाले में, तो 1 के बाद थर्ड आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में सबसे कम जो जिसकी रेट होगी वो होगा सेकंड वाला। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट in an organic compound when inductive and electromeric effects operate in opposite direction the inductive effect predominates। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट प्रोमिनेंट होता है। नहीं, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व इन ऑर्थोजाइलिन। तो जाइलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा। ऑर्थोजाइलिन मतलब CH3 ग्रुप जुड़ा होगा आर्थो पोजीशन पे। तो इसमें बोला हुआ है कि हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व होती है। हाँ, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगी क्योंकि यहाँ पे मान लो ये डबल बॉन्ड को लेते हैं, ये डबल बॉन्ड लेंगे तो इसमें CH3 मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन और इधर भी एक हाइड्रोजन, नहीं यहाँ पे तो कार्बन है, तो 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व होगी, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। The number of sigma bonds, pi bonds and the lone pair of electron in pyridine respectively are। तो इसमें pyridine का स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है, नाइट्रोजन बीच में होता है इसलिए हेटेरोएटम बोलेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होते हैं। तो अब इसमें काउंट करो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, और 1 2 3 4 5 6 11 सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद पाई बॉन्ड दिख रहा है, 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 3 पाई बॉन्ड।
लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है यहाँ पे, तो 1 लोन पेयर का मतलब 11 3 1। बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन लेजैन In Lasan extract of an organic compound, both nitrogen and sulfur are present, which gives blood red color with Fe+3 due to the formation of। तो इसमें क्या दिया है कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं और Fe+3 के साथ ये ब्लड रेड कलर शो कर रहे हैं। तो फिर आपको बताना है कि क्या रिएक्शन हो रही है Fe+3 के साथ, कि जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और उसकी वजह से ब्लड रेड कलर आ रहा है। तो देखो क्या होता है कि सोडियम प्लस सल्फर प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन ये रिएक्ट करके NaSCN बनाते हैं, और यहाँ से ये NaSCN Fe+3 के साथ रिएक्ट करेगा, प्लस NaSCN से SCN निगेटिव ये Fe+3 के साथ रिएक्ट करके बना रहा है FeSCN के ऊपर पॉजिटिव 2 पॉजिटिव चार्ज, और इसी का कलर होता है ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर। तो इसमें किसमें गिवन है ऑप्शन में FeSCN+2, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है among the given option which of the following molecule ion act as Lewis acid। लुईस एसिड क्या होते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, लोन पेयर एक्सेप्टर। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को वही एक्सेप्ट कर सकते हैं जिनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल हो, p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल कुछ भी हो सकता है, वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। क्योंकि अब वाटर में कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, इसके पास तो ऑलरेडी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। नेक्स्ट है BF3, BF3 के पास एक p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, तो इसमें इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए ये एक लुईस बेस होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। OH माइनस निगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वाटर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अमोनिया, अमोनिया के पास भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, बल्कि एक लोन पेयर होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करता है, तो अमोनिया का होगा लुईस बेस होगा, वाटर भी क्या होगा लुईस बेस होगा, लेकिन BF3 क्या होगा, ये लुईस एसिड होगा, केवल यही एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीसीज विच ओबेज हक्कल रूल इज। हक्कल रूल क्या होता है, एरोमेटिसिटी की एक कंडीशन होती है कि अगर कोई कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है तो मतलब इसका ये होगा कि वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एरोमेटिक है या हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। हक्कल रूल का मतलब होता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास होने चाहिए, या फिर तुम कह सकते हो कि उसके पास ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो इन सब में से तुम्हें चेक करना है कि किसके पास ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो हक्कल रूल को फॉलो करेगा। इसमें देखो 5 पाई बॉन्ड होंगे, इसका मतलब ये तो फॉलो कर रहा है, क्योंकि ऑड एक 5 एक ऑड नंबर है, तो 1 करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड में नहीं होगा क्योंकि इसमें तो पाई बॉन्ड ही नहीं है, जो थर्ड में नहीं होगा। सेकंड में क्या है, 2 पाई बॉन्ड में है, मतलब 2 पाई बॉन्ड तो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता है क्योंकि ऑड नंबर होना चाहिए, तो सेकंड नहीं होगा। फोर्थ में देखो तो एक पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज बोल सकते हो, तो दोनों मिला करके इसके पास 2 पाई बॉन्ड मान सकते हैं, ये भी फॉलो नहीं करेगा क्योंकि हमें ऑड नंबर में देखना है। ये देखो इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड ऑड नंबर, मतलब ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। इसमें 4 पाई बॉन्ड, ये भी हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा।
नेक्स्ट है इसमें देखो 3 to 5 और 2 7 7 पाई बॉन्ड, ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इसमें 3 कंपाउंड ऐसे हैं कि 1 2 3 जो कि हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion: chlorine is an electron. Chlorine is an electron withdrawing group, but it is ortho para directing in electrophilic aromatic substitution. रीजन क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन destabilize the intermediate carbocation formed during the electrophilic substitution. However, due to the more pronounced resonance effect, the halogen stabilize the carbocation at ortho and para position. इसमें देखो जो ये क्लोरोबेंजीन होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये बात तो सही है, लेकिन इसमें जो क्लोरीन होता है ये मोर प्रोनाउंस्ड होता है माइनस आई इफेक्ट के लिए। और इसमें क्या लिखा है कि हाउएवर ड्यू टू मोर प्रोनाउंस्ड विथ रेजोनेंस इफेक्ट, ये इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट के लिए मोर प्रोनाउंस्ड होता है। तो ऑप्शन ए असर्शन ए तो सही है, लेकिन जो रीजन है ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट, ये गलत होगा। ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी नहीं होगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी नहीं होगा। ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, ये सही ऑप्शन हो गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग 4 आइसोमर टुवर्ड्स SN2 रिएक्शंस। तो ये 4 आइसोमर गिवन है और आपसे पूछा है कि किसमें सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। सबसे पहले है चीन में बनाते हैं हम क्लोरीन, फिर यहाँ पे उसके बाद और लास्ट में 3 डिग्री क्लोरीन प्रेजेंट है। इसमें पूछा है कि सबसे ज्यादा SN2 किसमें होगी। तो SN2 होने के लिए हमें पता है हिंड्रेंस कम होनी चाहिए और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं हिंड्रेंस बढ़ती चली जा रही है। तो अगर हिंड्रेंस बढ़ रहा है मतलब ये देखो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो SN1 होने की प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ती चली जा रही है क्योंकि SN1 में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है और कार्बोकेटायन 3 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा SN1 होने की चांस है ना कि SN2 होने की। और हमसे पूछा है कि SN2 होने के किसमें सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट वाले में SN2 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सेकंड, फिर लास्ट में थर्ड का हो जाएगा। तो 1 2 3 4 यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट हियर। क्यों क्यों ऐसा होता है कि जिसमें लेस हिंड्रेंस होता है उसकी SN2 होने की चांसेस होती है क्योंकि जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा वो बैक साइड से अटैक करता है और बैक साइड से अटैक कर रहा है, इसका मतलब बैक साइड हमारा हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, तभी ना ये पीछे से आकर के अटैक कर पाएगा। बैक साइड खाली होनी चाहिए और हमें क्या देख रहे हैं कि जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल या थर्ड वाला है इसमें बैक साइड हिंड्रेंस बढ़ती चली जा रही है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन इसमें घटती चली जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। What is the hybridization shown by C1 and C2 carbons respectively in the given compound? आपसे पूछा है कि C1 और C2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो देखो ये हमारे पास कंपाउंड है H C डबल O CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2,
इसमें C1 कार्बन कौन सा होगा? क्वेश्चन में देखो जो प्रायोरिटी होगी वो एस्टर ग्रुप की सबसे ज्यादा होती है। एस्टर की होगी, उसके बाद एल्डिहाइड की होती है, फिर लास्ट में एल्कीन की होती है। जो नंबरिंग होंगी वो एस्टर से स्टार्ट होगी। नंबर 1 इसको मिला, 2, 3, 4, 5। तो हमसे क्या पूछा है? C1 और C2 कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कार्बन C1 होगा और ये C2 हुआ। तो C1 की देखो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका स्टेरिक नंबर 3 है, तो इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो C1 की sp2 और C2 की sp3 हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन? तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले रेजोनेंस देखते हैं, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट देखते हैं, फिर सबसे पहले मेसोमेरिक इफेक्ट देखते हैं, फिर रेजोनेंस देखते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी मेसोमेरिक इफेक्ट तो लग नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस लग रहा है। तो रेजोनेंस सबसे पहले चेक करते हैं किसमें है। तो ए में भी रेजोनेंस है, बी में भी रेजोनेंस है और सी और डी में रेजोनेंस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे बस हाइपर कॉन्जुगेशन है, जो जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है रेजोनेंस के कंपेयर्ड में। अब देखो यहाँ पे इसका यहाँ से मूवमेंट होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे कार्बोकेटायन होगा तो इसका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। और इस वाले में क्या होगा कि क्रॉस रेजोनेंस प्रेजेंट है, इधर से भी पाई बॉन्ड का डोनेशन होगा और इधर से भी, तो यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस है। तो क्रॉस रेजोनेंस जो होता है वो कार्बोकेटायन को मोर स्टेबल करता है एज कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस। तो ए इज मोस्ट स्टेबल हियर। और हमसे पूछा भी गया है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा, तो ए में क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है जिसकी वजह से ए मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए प्लानर होना चाहिए सबसे पहली बात, और हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल क्या कहता है? उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, या फिर यूं कहो कि उसके पास ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। देखते हैं कि इसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसमें 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और ये प्लेनर भी है। इसका मतलब ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें ये भी प्लेनर है और इसके पास 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है, इसके पास भी 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और ये एक प्लेनर कंपाउंड है, तो बी भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट है डी वाला, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर आ जा रहा है, और sp3 सब जानते हैं टेट्राहेड्रल होता है, तो इसकी प्लेनरिटी तो है नहीं, ये प्लेनर नहीं होगा। इसका मतलब डी एक नॉट एरोमेटिक कंपाउंड होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी इज। कायरलिटी क्या होता है? कायरलिटी या कायरल कार्बन क्या होता है कि कार्बन जिससे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप से अगर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है तो उसे कायरल कार्बन बोलेंगे। और अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन प्रेजेंट है इसका मतलब होगा कि उसमें कायरलिटी है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कर रहा है कि SN1 रिएक्शन यील्ड 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनैंसियोमर। ये सही होता है क्योंकि हम जानते हैं SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के बाद जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये बोथ साइड से अटैक कर सकता है, या तो बैक साइड से या फिर फ्रंट साइड से। तो इससे जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो इनैंसियोमर होता है। 2 कंपाउंड फॉर्म होंगे और दोनों 50-50 रेशियो में फॉर्म होते हैं,
और दोनों एक दूसरे के इनैंसियोमर होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट ए करेक्ट हो जाएगी। द प्रोडक्ट वर ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइड शोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि देखो SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे ये SN2 रिएक्शन है, तो इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, तो ये बैक साइड से अटैक करता है। जिस साइड से क्लोरीन लगा हुआ है ना, इसके बैक साइड से अटैक करेगा, और बैक साइड से अटैक करता है तो इसका मतलब इधर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, है ना, और इधर CH3 आ जाएगा। तो बैक साइड की अटैक की वजह से यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाता है। यही बोला गया है कि रिएक्टिव साइड शो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इसलिए स्टेटमेंट बी भी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है इनएंसियोमर आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑन ईच अदर। नो, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर। जैसे कि अगर हम दोनों अपना हाथ लें, दोनों अपना हाथ लेते हैं, जैसे ये मान लो किसी का हाथ है, इसके ऊपर अगर दूसरा वाला हाथ भी इसी तरीके से लिया जाए, सीधे सीधे ही, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं। लेकिन अगर ये मान लो किसी का हाथ है और इसके ऊपर अगर मान लो ये थंब है, थंब के ऊपर जो है लास्ट वाली ये वाली फिंगर दूसरे वाले हाथ की आ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, है ना, क्योंकि थंब के ऊपर थंब आ रहा है तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है। लेकिन अगर थंब के ऊपर थंब नहीं आ रहा है तो वो उसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को ही बोलते हैं इनैंसियोमर। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, तो इसको बोलेंगे मिरर इमेज, इनैंसियोमर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अरेस्मिक मिक्सचर सोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, ये भी सही है। अब देखो क्या होता है कि रेस्मिक मिक्सचर क्या होगा कि उसमें 50-50% या तो प्लस आर प्रेजेंट होगा और माइनस आर, कुछ भी ले सकते हैं, या फिर प्लस एस भी ले सकते हैं, माइनस एस भी ले सकते हैं, ये प्रेजेंट होगा। तो अगर कोई प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है तो, हाँ, प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है, तो अगर मान लो ये जो फर्स्ट वाला मिक्सचर है वो उसको राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो जो सेकंड वाला मिक्सचर होगा उसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। इसका मतलब की होगा उसमें जो ऑप्टिकल रोटेशन होगी वो जीरो हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जेल्डॉल मेथड फॉर द estimation of nitrogen can be used to be estimate the amount of nitrogen in which of the following compound। तो इसमें पूछा है कि कौन से कंपाउंड में नाइट्रोजन को एस्टिमेट किया जाता है, नाइट्रोजन का अमाउंट एस्टिमेट किया जाता है। तो जो नाइट्रोबेंजीन होता है इसको नहीं किया जाता है, और पिरिडीन को भी नहीं किया जाता है, तो एनिलीन को ही यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको लर्न करना होगा। जेल्डॉल मेथड में एनिलीन का ही यूज होता है। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नेम पूछा है। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ ब्रोमीन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तभी OH को जो होगा लीस्ट नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल ही मोस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, इसलिए OH को हमें सबसे कम नंबर देना होगा। अगर मान लो इधर से करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे चौथा नंबर आ रहा है OH का, और लेकिन अगर इस साइड से कर रहे हैं तो कितना आएगा 1 2 3, तो इसका मतलब हमें राइट डायरेक्शन से नंबरिंग करनी होगी। तो 3 4 5 और ये 6 मेंबर, हमें 6 मेंबर चेन मिल गई है, तो इसीलिए इसका नाम होगा हेक्सेन। सिंगल चेन है तो हेक्सेन हो जाएगा। और ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है और फिफ्थ पोजीशन पे, ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है और फिफ्थ पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है।
और फोर्थ पे क्या है, यहाँ पे मिथाइल है। तो इसका नाम लिखने के लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। थर्ड पे क्या है, लास्ट में OH लगा हुआ है थर्ड पे, तो OH के लिए जो सफिक्स होगा वो ऑल यूज करते हैं, तो हेक्सेन 3 ऑल। कि किसमें गिवन है 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हियर। द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, जैसे कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप लो, मान लो कि ईथर ले सकते हैं हम इसपे, या फिर एस्टर ले सकते हैं, या फिर थायो एस्टर ले सकते हैं। तो इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अगर हम एल्किल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देते हैं तो मेटामेर का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो तुम लेते हो CH3O CH CH3 CH3, अगर इसका तुम मेटामर फॉर्म करते हो तो एल्किल ग्रुप की पोजीशन को आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि CH3 CH2O CH2 CH3। इन दोनों का अगर आप देखोगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो एल्किल ग्रुप की पोजीशन है या एल्किल ग्रुप का जो सब्स्टिट्यूशन है ईथर में वो डिफरेंट हो जा रहा है, इसलिए ये दोनों मेटामर होंगे, है ना। तो आपको देखना है इन सभी स्ट्रक्चर को बना करके कि किसमें मेटामेरिज्म पॉसिबल हो जा रही है। ए ऑप्शन यही ऑप्शन है C4H10O, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, इसमें मेटामेरिज्म पॉसिबल हो जाएगी। इसी तरीके से आपको देखना है कि किसमें और मेटामेरिज्म पॉसिबल हो सकती है। C5H12, इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है और इसके लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, क्योंकि ईथर होगा तो भी ऑक्सीजन होगा, एस्टर होगा तो भी, थायो एस्टर होगा तो सल्फर प्रेजेंट होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है C3H8O, अब इसका कैसे बना सकते हो, CH3O CH2 CH3, इसका मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, अगर मान लो इसको चेंज करते हो तो CH3 CH2O CH3, फिर से यही कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ये दोनों कंपाउंड सेम ही है, तो इसलिए ये इसका मेटामेर तो नहीं होगा, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है C3H6O, इसको देखो कैसे बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH3, 3 3 6, ये बन गया एल्कीन। ये भी मेटामर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें एल्केन नहीं प्रेजेंट है, एल्किल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। और मान लो अगर इसकी पोजीशन चेंज भी कर दे रहे हो, जैसे कि यहाँ पे CH3 कर दो और O CH डबल बॉन्ड CH2, तो भी ये दोनों कंपाउंड जो होंगे वो सेम ही होंगे, इसलिए ये दोनों मेटामर तो नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन हियर। The dihedral angle of least stable conformer of ethane is, ethane क्या होता है, CH3 CH3, इसका जो आपको बताना है लीस्ट स्टेबल जो कंफर्म होगा उसका डाइहेड्रल एंगल क्या होगा। अब जो लीस्ट स्टेबल कंफर्मर होता है वो इस तरीके से बनाते हैं, इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन जो होगा वो लीस्ट स्टेबल होता है, तो इसमें डाइहेड्रल एंगल यहाँ पे 0 डिग्री का होता है ना, कहीं पे भी लोगे तो ये 0 डिग्री का आएगा, इसलिए लीस्ट स्टेबल होता है, ये इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन होता है। और जो स्टैगर्ड कंफर्मेशन होता है वो इसका मोर स्टेबल फॉर्म होता है, इसमें 60 डिग्री का डायहेड्रल एंगल प्रेजेंट होता है। तो इसमें लीस्ट स्टेबल पूछा हुआ है, इसलिए 0 डिग्री करेक्ट ऑप्शन हियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये आपको याद करना है। क्रोमेटोग्राफी किस लिए यूज किया जाता है, सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन अ सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब कार्बोकेटायन फॉर्म करते हैं, ये टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन क्या होगा,
कि यहाँ पे 3CH3 लगे होंगे, और जो सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन होगा वहां पे ऐसे होगा CH3 CH2 CH3। ये टर्शरी है और ये सेकेंडरी है। तो इसमें हम देख सकते हैं कार्बोकेटायन में 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसमें है 3 to 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 9 अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल होगा क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज। प्रोटोनेट क्या होता है, मतलब H+ से रिएक्शन करवाना है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और H3O+ फॉर्म करेगा। तो किसमें हम देखेंगे कि H+ इजली, किसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, या ऑक्सीजन की जो लोन पेयर उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें सबसे ज्यादा होगी वो सबसे आसानी से ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर देगा और मोस्ट इजी टू प्रोटोनेट होगा। लेकिन अगर जिसमें लोन पेयर या तो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट हो या फिर उसका लोन पेयर -m इफेक्ट से या फिर लोन पेयर रेजोनेंस से कहीं पे बच जा रहा हो, तो वो लोन पेयर को आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि लीस्ट प्रोटोनेट होगा, मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट होगा। तो इन सब में देखो यहाँ पे +I लग रहा है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी और आसानी से H+ को इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है ना। तो इसको आसानी से प्रोटोनेट किया जा सकता है। लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन में देखोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ पे रेजोनेंस में डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं वो आसानी से बाहर की तरफ प्रोटोनेट नहीं कर सकते हैं H+ को। तो इसीलिए यहाँ पे मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट होगा डी ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस की वजह से जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जा रहा है, H+ को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखते हैं यहाँ पे कितना होगा, sp होगा, ये sp होगा, ये भी sp और ये भी sp। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे sp2 sp2 sp sp पूछा है यही ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो sp2 ये भी sp2 ये भी sp2, ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट में sp3 sp2 sp2 sp3। आपको कैसे पता करना है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें स्टेरिक नंबर निकालना होता है, तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू होता है सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो अगर जितना सिग्मा बॉन्ड होगा, मान लो सिग्मा बॉन्ड अगर आपका 4 आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि 4, अगर स्टेरिक नंबर आपका 4 आ रहा है इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा, या फिर अगर 3 आ रहा है तो ये sp2 होगा, 2 आ रहा है तो ये sp हाइब्रिडाइज होगा। इस तरीके से आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पता करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज एक्सपेक्टेड टू द मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछा हुआ है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हम मेसोमेरिक इफेक्ट देखते हैं, फिर उसके बाद रेजोनेंस देखते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। ये ऑर्डर होता है ना। तो सबसे पहले देखो मेसोमेरिक इफेक्ट में +m का देखते हैं, यहाँ पे -m लगाता है, ये भी -m लगाएगा, सब में ही -m ही लग रहा है। इसका मतलब -m वाले ग्रुप से कार्बोकेटाइन जितना दूर प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा।
है ना। इसमें देखो सबसे पास होगा, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होगा, तो ये भी लीस्ट स्टेबल, ये भी लीस्ट स्टेबल। उसके बाद यहाँ पे कार्बोकेटायन प्रेजेंट है पैरा पोजीशन पे, है ना, और यहाँ पे प्रेजेंट है मेटा पोजीशन पे। तो जो NO2 ग्रुप होता है ये पैरा पोजीशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है ना, क्योंकि जो NO2 ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो पैरा पोजीशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए मेटा पोजीशन पे जो कार्बोकेटायन प्रेजेंट होगा वो मोर स्टेबल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल या तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है जैसे कि H+, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है जैसे कि BF3, है ना। तो ये क्या करता है इलेक्ट्रोफाइल? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करता है, उसे इलेक्ट्रोफाइल करते हैं। तो लिखा है इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज, पहले ही गलत हो गया। इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली न्यूट्रल, नहीं, जनरली क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कैन आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, ये करेक्ट होगा कि न्यूट्रल भी हो सकता है या फिर पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे गलत हो गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है एल्डिहाइड और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे कीटोन है, और तीसरा है यहाँ पे एल्कीन। तो इसमें एल्डिहाइड की जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है कीटोन से और एल्कीन से, इसलिए जो नंबरिंग करेंगे वो एल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे। कैसे? यहाँ पे नंबर 1 दे सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज करेंगे, और एल्डिहाइड है, इसके लिए एल्डिहाइड के लिए क्या यूज किया जाता है? हेक्स यूज करेंगे, और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए फोर्थ इन, और एल्डिहाइड ग्रुप को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए यूज किया जाता है इन अल, इसका मतलब हेक्स 4 इन एल, ये जो होगा आपका सफिक्स हो जाएगा। प्रीफिक्स में क्या लगा है? 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा है और 3 पे कीटो लगा है, तो 3 कीटो 2 मिथाइल, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 5, नहीं ये गलत हो जाएगा, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन अल, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। The most suitable method for separation of 1:1 mixture of ortho and para nitrophenol is, ये होगा स्टीम डिस्टिलेशन, याद करना होगा आपको। Which among the following molecule given molecule can exhibit tautomerism? टॉटोमेरिज्म के लिए क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी टॉटोमर प्रेजेंट बनेगा, और जो टॉटोमर के बाद कंपाउंड बन रहा है, जो उसका टॉटोमर कंपाउंड होगा वो स्टेबल भी होना चाहिए। तो देखते हैं किसमें होता है प्रेजेंट है टॉटोमेरिज्म। फर्स्ट वाला है, इसमें देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एक है और इधर भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन अगर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वो एक अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है, इसलिए फर्स्ट वाला जो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, और यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये सेकंड वाला भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब लास्ट में है थर्ड वाला, इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन इधर है, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म शो होगा, और जो टॉटोमेरिज्म के बाद कंपाउंड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा, तो 3 ओनली ही यहाँ पे होगा सही।
The correct statement regarding the comparison of staggered and eclipsed conformation of ethane is the eclipsed conformation of ethane is more stable than staggered. नहीं, the staggered conformation of ethane is more stable than eclipsed conformation because staggered conformation has no torsional strain. ये भी सही हो जाएगा. The staggered conformation of ethane is less stable. ये गलत हो जाएगा. The eclipsed conformation of is more stable. ये भी गलत हो जाएगा. अब देखो क्या होता है कि इथेन में ये दो कंफर्मेशन होता है. इसको बोलोगे इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन और इसको बोलोगे स्टैगर्ड कंफर्मेशन. जो इक्लिप्स्ड होता है वो लेस स्टेबल होता है. इसमें जो डायहेड्रल एंगल होता है वो 0 डिग्री का और ये मोर स्टेबल होता है. और जो इसमें डायहेड्रल एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है. तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जो डोनेट हो सके, जैसे कि अमोनिया, या फिर न्यूट्रल नहीं हो करके निगेटिवली चार्ज हो, जैसे कि OH माइनस. अब देखो अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, सही है. नॉट करेक्ट हमसे पूछा है. न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड, ये भी सही बात है. न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, तो ये भी सही बात है कि इलेक्ट्रॉन सीकिंग नहीं होते हैं. न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड, नहीं, न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस बेस, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं इसलिए ये लुईस बेस होते हैं. तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट पूछा हुआ तो डी सही होगा, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे. The possible stereo structure of CH3, CH, OH, COOH which are optically active are called. देखो इसको इस तरीके से बनाते हैं. इसका अगर स्टीरियो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये इस तरीके से आएगा. COOH, CH, OH, CH3. ये क्या होगा? एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, इसलिए इसको बोलेंगे इनैंसियोमर. ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. In which of the following compound the CCl bond ionization shall give the most stable carbonium ion is? अब सब में से आपको Cl हटाना है बाहर और कार्बोकेटायन फॉर्म करके देखना है और किसमें मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो रहा है. यहाँ पे देखो अगर कार्बोकेटायन फॉर्म करोगे तो यहाँ पे ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा. रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे. यहाँ पे आपको 336 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है. यहाँ पे क्या है? कार्बोकेटायन है और साथ में यहाँ पे NH3 NH2O CH2 NO2 ग्रुप लगा हुआ है. तो NO2 ग्रुप क्या करेगा? -M का काम करेगा, कार्बोकेटायन को डीस्टेबलाइज करेगा. तो यहाँ पे कार्बोकेटायन अनस्टेबल हो जाएगा और यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है. तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें? रेजोनेंस के केस में फॉर्म होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन है. The Dewar method of estimation of nitrogen 0.25 gram of an organic compound gave 40 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and to 725. इसको बाद में करते हैं. Consider the following compound hyperconjugation occurs in. Hyperconjugation के अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए. अब देखो यहाँ पे यहाँ पे फ्री रेडिकल है लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ना ही इस साइड ना ही दूसरी साइड. इसका मतलब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा. सिमिलरली इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा. लास्ट वाले में देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा. तो थर्ड वाला ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा. द इनोलिक फॉर्म ऑफ एथाइल एसिटोएसिटेट एज सोन बिलो एज. ये आपका इनॉल फॉर्म है और ये कीटो फॉर्म है. तो जो इनॉल फॉर्म होता है उसमें पूछा गया है कि आपके पास कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड है. तो इनॉल फॉर्म में देखते हैं कितना सिग्मा बॉन्ड है. ये 1 सिग्मा बॉन्ड, 2, 3, 4, 5, 6. उसके बाद एक हाइड्रोजन के साथ 7,
फिर C2H5 लगा हुआ है, ये उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ 13 के बाद 14, यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 18 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।